Bismillahirrahmanirrahim. I hope you will find। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन की सब टॉपिक की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज व्हेन अ रिलेशन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हो कहते हैं कब कोई जो टेबल होता है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, इसको एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत करें। यानी आपके पास कोई टेबल है, आपके पास कोई रिलेशन दिया गया है, तो आप उसको किस तरह से मतलब किस तरह आप उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं, और ऐसा टेबल किस तरह का होता है जो कि आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी कंडीशन को बचाएगा, उन कंडीशन को हमने पूरा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। उसके बाद इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल खुलाना। इंतहाई ईजी है, आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान ये टॉपिक है। ठीक है। A relation is in first normal form if every intersection of row and column contains atomic value only। कहता है एक रिलेशन, एक टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है कब? इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जब रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते हैं। इस इंटरसेक्शन को मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अभी आपको बताता हूँ क्या कर लेते हैं। ये आपका मैं कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, कॉलम, एक कॉलम बन गया, दो, और ये तीसरा। ये कॉलम हो गया, ये रो बना रहा हूँ। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ये जो सर्कल होते हैं, ये जो सेल बने ना, एक ये जितने भी सेल बने हैं, ठीक है, आई गेस ये सेल बने हैं 15 सेल बने हैं ये सारे। इनको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी जहाँ पर रोज और कॉलम मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ये जो हर एक डब्बा है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू ओनली, यानी उसमें जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक होगी, सिर्फ एक होगी, दो वैल्यू नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि इधर लिखा हुआ है जनाबे वाला एज, ठीक है, एज लिखा हुआ है, और एटॉमिक वैल्यू का मतलब ये कि इस डब्बे में सिर्फ एक वैल्यू होगी, 21 होगी। ठीक है, इसमें 22 होगी एज। एटॉमिक वैल्यू होने का ये मतलब है। ठीक है, एटॉमिक वैल्यू ना होने का मतलब ये कि इधर 21 भी लिखा हुआ हो और 22 भी लिखा हुआ हो एक ही सेल में। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक वैल्यू नहीं है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं, जिसकी आगे वो एग्जाम्पल देगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि एक सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यूज नहीं होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं एटॉमिक वैल्यू। अच्छा, एक जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? पहली शर्त ये है कि जो इसके सेल्स है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप तो नहीं होगा। अगर तो ये जो सेल है आपका, दोबारा मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे कि ये मैं सेल बनाता हूँ एक, मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, और इधर मैं लिख लेता हूँ, चलो रोल नंबर लिख लेता हूँ, उसको मैं और लिखता हूँ। ठीक है, और ये इसके वो काम है। अगर इधर नेम की जगह इधर लिखा हुआ है जनाबे वाला अली भी लिखा हुआ है, ठीक है, अली लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ जनाब मोहम्मद, मोहम्मद अली। इस चीज़ को कहते हैं रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है, यानी नेम के अंदर एक ही सेल में जब दो वैल्यूज आ जाती हैं, तो रोल नंबर एक ही होगा कि रोल नंबर टू, जो रोल नंबर टू है उसका नेम अली है और मोहम्मद अली भी है। इसको हम कहते हैं रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ओके।
कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा टेबल, उसमें रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब वो रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन बताएगा वही जो मैंने आपको बता दी है कि a repeating group is a set of one or more data items। repeating group क्या है? ये आपके डाटा आइटम्स का सेट है। डाटा आइटम मतलब कोई भी नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकती है, एज हो सकती है। ये एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा डाटा आइटम्स का क्या है? ये मजमूआ है, सेट है। डैट में अक्सर वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम, जो कि कई दफ़ा, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम कई दफ़ा, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, वो जो कि कई दफ़ा अक्सर आ सकते हैं, इंटर किए जा सकते हैं इन अ टपल, एक रिकॉर्ड में, एक रो में। ठीक है, तो रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली है क्या? ये आपके वैल्यूज़ होती हैं आपके एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, जो कि आपकी एक रो में एक से ज़्यादा दफ़ा या दो से ज़्यादा दफ़ा इंटर की गई हो। ठीक है, आगे मैं इसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, समझा देता हूँ। तभी मैंने प्रिंट की है, तो ये मूव कर रहे हैं। ये देखो, डिपार्टमेंट नंबर 10 है, मैनेजमेंट है, और उसका एम्प्लॉय नंबर E01 है और E02 है। अब देखो ये सेल एक ही है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है? 2 है। ये है जी रिपीटिंग ग्रुप। इधर एक एम्प्लॉय नंबर उस्मान खलील है और सेल एक ही है। देखो ये एक ही सेल है, एक ही खाना है, तो इसमें नाम क्या है? 2 लिखे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग ग्रुप। तो रिपीटिंग ग्रुप क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यूज है, ये डाटा आइटम्स है, डैट मेकर वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम, जो कि कई दफ़ा दो या दो से ज़्यादा आपकी दो या दो से ज़्यादा बार आपके टेबल में इंटर किए गए हैं। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये भी रिपीटिंग ग्रुप है, इधर ये भी रिपीटिंग ग्रुप है, ये भी रिपीटिंग ग्रुप है, ये भी रिपीटिंग ग्रुप है। हाँ, अलबत्ता जी रो नंबर 3 है, इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि एक सेल में एक ही वैल्यू, ये सारी वैल्यूज क्या है? अटामिक है। ठीक है, ओके, अब दोबारा ऊपर जाते हैं। ओके, ईच फील्ड इन रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। कहता है जो भी फील्ड होगी, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी एक सेल में हर फील्ड की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि इस सेल में सिर्फ हामद अली है, बाकी ऊपर वाले सेल में 2 हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक फील्ड की एक ही वैल्यू होनी चाहिए एक वक्त में। ओके, तो कहते हैं अब हम रिलेशन को कितने तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यूजिंग 2 मेथड। हम इसको 2 तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 है, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स दैट कंटेन रिपीटिंग डाटा। क्या कहता है कि जो रिपीटिंग ग्रुप है इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि जो रिपीटिंग ग्रुप है उसको हम रिमूव करेंगे। किस तरह? पॉइंटिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड्स दैट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप, यानी जो ब्लैंक फील्ड है जिनमें रिपीटिंग ग्रुप पाई गई है, उनमें प्रॉपर डाटा हम इंटर करते हुए हम क्या कर देंगे? उसको खत्म कर देंगे, रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म। अब देखो मैं इसको पहले आपको बताता हूँ। जितना ये वाला टेबल, अगर मैं इसको ही फेल करने की कोशिश करूँ, इसके रिपीटिंग ग्रुप खत्म करने की कोशिश करूँ, ये कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब देखो इधर इस तरह लाइन लग जाएगी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि उसने पहले बताया कि डिपार्टमेंट नंबर 10 होगा, उसका एम्प्लॉय नंबर E01 है, उस्मान खलील है। अब जो E02 है, उसका भी तो डिपार्टमेंट नंबर 10 ही है ना। देखिए ये ये जो 10 है, ये इम्प्लाई E01 के लिए भी है, E02 के लिए भी है। इसी तरह जो डिपार्टमेंट नेम है वो E01 के लिए भी मैनेजमेंट ही है और E02 के लिए भी मैनेजमेंट ही है। तो इधर आपने क्या लिख देना है? मैनेजमेंट लिख देना है। ठीक है, ये समझो कि मैंने मैनेजमेंट लिख दिया, ये पार्टी आ गई। ठीक है, इसी तरह अब ये जो नीचे है, इधर भी हमने 2 खाने बना लेने। आप पूछ सकते हैं कि 2 क्यों बनाए? क्योंकि इधर वैल्यू 2 रिपीट हो रही है, मतलब 2 नेम है। ठीक है, अगर ये 3 होते तो मैं 3 बनाता। इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है क्योंकि ऊपर 20 आ रहा है। अब ये नहीं, अब देखो ना, इधर डिपार्टमेंट नंबर 10 है, अप्लाई E01 का, तो इसलिए मैंने 10 लिखा है। अब ये जो 20 है, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट नंबर 20 है, डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस है, एम्प्लॉय नंबर E10 है और नेम अली अहमद है। अगर दूसरा डिपार्टमेंट नंबर 20 है और डिपार्टमेंट क्या है? उसका भी क्या है?
फाइनेंस है, ठीक है, ये मैंने फाइनेंस लिख दिया। और उसका एम्प्लॉय नंबर के E11 है और नाम क्या है, मोहम्मद अब्बास। अब इसमें हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 30 ITP 25 अहमद अली। क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है। लो जी, ये जी आपका पहले तरीके से टेबल फर्स्ट नाम फॉर्म में बन गया। बस सिंपल इतना, इतनी सी बात है, ठीक है। इस तक को आपने जैसे इतना ही काम करना है इसका, कि हाँ आपने जो रिपीटिंग ग्रुप का जो खाली जगह है उसको आपने फिल कर देना। ओके, तो थोड़ा सा डन कर लें। अच्छा, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इन दिस मेथड रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव बाय क्रिएटिंग ए सेपरेट रिलेशन फॉर द रिपीटिंग ग्रुप्स। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो दूसरा तरीका है उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल से हम दो टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, द सेपरेटिंग ग्रुप्स आर रिमूव बाय क्रिएटिंग ए सेपरेट रिलेशन, एक नया रिलेशन हम बनाते हैं। क्या करने के लिए, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने के लिए। फॉर रिपीटिंग ग्रुप, रिपोर्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए। द रिपीटिंग ग्रुप डाटा इज स्टोर्ड इन न्यू रिलेशन। जो न्यू रिलेशन में जो आपका रिपीटिंग ग्रुप डाटा है उसको हम स्टोर करते हैं। इसको मैं पहले बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। ये टेबल दिया गया है ना, ये वाला, ठीक है। इसमें जो रिपीटिंग वाला है आपने उसको अलग कर लेना और बाकी वाले आपको अलग कर लेना, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसमें जो रिपीट नहीं हो रही, ये वाला, एक तो सिंपल आप बाई फिलिंग कर देना। एक जस्ट आपने ये पहला तरीका अप्लाई जब आप करना है ना, जब आपने पहला तरीका अप्लाई कर देना, जैसे कि मैंने ये पहला तरीका अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक टेबल हमें ये मिलेगा, ये वाला टेबल। ये टेबल दूसरे तरीके में हमने बनाना है। पहले तरीका जब आप अप्लाई कर देंगे तो एक टेबल हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक ये टेबल हमें मिलेगा दूसरे तरीके में अप्लाई करते हैं तो दूसरा टेबल हमें वो मिलेगा जिसके लिए हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब देखो ना, 10 एक है, इधर डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 10 है, लेकिन एम्प्लॉय नंबर हमारे पास कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 20 है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नेम है, और एम्प्लॉय नंबर इसमें भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। इस तरह डिपार्टमेंट नंबर 30 है, डिपार्टमेंट नेम IT है, तो इसमें डिपार्ट एम्प्लॉय नंबर क्या है, 21, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है कि जो जिस 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 जो जो आपके सेल्स रिपीट हो रहे हैं उनका हमने छोड़कर बाकी का हमने टेबल बना देना। उनको हमने छोड़कर क्या करना है, बाकी का टेबल बना देना। अब देखो, अब इसमें रिपीट हो रहे हैं 01 को, इसको भी हमने छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। अब जिस जो कोई भी कॉलम जिसमें की भी एक वैल्यू रिपोर्ट, अब आप तो कहेंगे कि ये जो अहमद अली है इसमें तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ना ही कोई इसमें रिपीट हो रही है, यानी मतलब इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, ना ही इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप है, मतलब दो वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू ही है। तो हमने देखना ये कि कोई भी एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय नंबर क्या है एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय नेम क्या है, ये भी आपका एट्रीब्यूट, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसमें एक सेल में दो वैल्यू हैं, जिसके किसी भी एक सेल में दो वैल्यू हो आपने उसको छोड़ देना और बाकी का हमने टेबल बना देना। अब देखो, इसके पहले सेल में एक वैल्यू, दो वैल्यू है, मतलब आपको कोई भी एक ऐसा सेल मिल गया जिसमें दो वैल्यू हैं, तो आपने उस कॉलम को ही छोड़ देना। अब मैंने इस कॉलम को क्या कर देना, टेबल से निकाल देना, ठीक है। निकाल दिया, लेट्स सपोज कि मैंने इस कॉलम को निकाल दिया। अब मेरे पास कॉलम बचे एक, दो और तीन। अब इस देखो, इसमें भी हमारे पास दो वैल्यू है, मैंने इसको भी निकाल देना। जैसे ही आपको कोई एक सेल ऐसा मिला, एक डब्बा ऐसा मिला जिसमें दो वैल्यू, आपने इसको खत्म कर देना, इसको निकाल देना। अब इसको भी मैंने निकाल दिया पूरे कॉलम को, और इसको भी निकाल दिया। अब मेरे पास पीछे कौन से बने, जैसे मेरे पास पीछे ये टेबल बच गया छोटा सा, इसको मैंने अलहदा बना लेना। देखो, इसमें ये एक अलहदा टेबल नीचे बना दिया, ठीक है, और बाकी वाला टेबल उसने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। ये सिंपल काम आपने इसमें करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, ये हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक टेबल है, उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं, डिपार्टमेंट टेबल का नाम है, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है जो कि
अननॉर्मलाइज फॉर्म में, नॉर्मलाइज, इसकी नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको लेकर जाना है। ओके, इसमें हमने सबसे पहले इसका पहला तरीका यानी पहला मेथड अप्लाई करते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि मैंने आपको कहा था कि हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को डाटा इंटर करते हुए हमने उसको ख़त्म कर देना है। अब वही इसने किया जो मैंने पहले आपको करके दिखा दी हूँ। द अबव रिलेशन कंटेन रिपीटिंग ग्रुप्स, ये ऊपर वाला टेबल है रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इफ कैन ये वो एट्रीब्यूट्स इम्प्लॉय नंबर इम्प्लॉय नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। कहता है जो आपके जो इम्प्लॉय नंबर है इम्प्लॉय नेम है आर बीइंग रिपीटेड, उनको रिपीट किया जा रहा है फॉर सिंगल अकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर के एक अकरेंस की, उसकी एक ही वैल्यू के लिए इन दोनों को हम रिपीट करना। अब देखना, इम्प्लाई E01 जो है इम्प्लाई नंबर E01 उसका भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है, और E02 का भी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो इसका मतलब इसी तरह E01 का डिपार्टमेंट नेम भी मैनेजमेंट है, E02 का डिपार्टमेंट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय नंबर के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सिंगल अकरेंस उसकी एक वैल्यू के लिए। Repeating groups are removed by either proper data in the blank field or as follows। हम क्या करते हैं कि हम जो ब्लैंक फील्ड है उसमें उसमें प्रॉपर डाटा इंटर करते हुए हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या डाटा है आपने इंटर करना है क्या नहीं करना। अच्छा, इसमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब आप अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे तो ये क्वेश्चन एज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है कि सिंपल हो उसने टेबल दिया होता है, वो कहता है नॉर्मलाइज द टेबल इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बहुत ही कम दफ़ा आया, मेरे ख्याल में अभी तक एक दफ़ा भी नहीं आया पेपर में ये क्वेश्चन कि आपने इन टेबल को नॉर्मलाइज करना है। लेकिन फिर भी आपने इसको कर लेना है ताकि आपको बाद में कहीं आप उसके बाद भी कंप्यूटर पढ़ें तो आपको ये ना हो कि हमें किसी ने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ओके, ये पहले ही अप्लाइंग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें भी आपको ये जो है ना मतलब अप्लाइंग सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये वो फलां तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जस्ट आपने करना क्या है कि आपने एक एक तो टेबल ये आपके पास बन गया होगा जो आपने फर्स्ट नंबर फॉर्म में बना, एक आपने टेबल ये बना देना है और दूसरा टेबल वो बनाना है जिनमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है। ठीक है, मतलब देखो इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, इसमें दो वैल्यूज अच्छा इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं और इसमें दो वैल्यूज। आपको बताया था कि ऐसा कॉलम जिसके किसी एक सेल में भी दो वैल्यू आ रही है आपने उस पूरे कॉलम को खत्म कर देना। अब इसमें इसके भी पहले सेल में दो वैल्यू तो आपने इस पूरे कॉलम को खत्म कर देना, पीछे बचेंगे ये दो कॉलम। अब ये दो कॉलम इनमें किसी भी जगह पर दो वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने इसको एक नया टेबल बना लेना। तो ये इसने ऐसे किया, एक ये टेबल बन गया और एक आपने जो फर्स्ट मेथड से टेबल बनाया था वो बन गया। तो इस तरह आप सेकंड नंबर फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमने नहीं पढ़ा, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी की ही डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और सेकंड नंबर फॉर्म इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल मीन्स पार्ट, डिपेंडेंसी डिपेंड करना। ठीक है, पार्शियल से आपने याद रखना है हिस्सा, किसी भी चीज़ का हिस्सा। The type of dependency, डिपेंडेंसी की किस्म in which one or more none key attributes are functionally dependent on part of primary key is called partial dependence। कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी की वो टाइप है, वो किस्म है जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स नहीं, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है। यानी कुछ एट्रीब्यूट्स को हम एज ए प्राइमरी की यूज करते हैं ना, जो बाकी प्राइमरी की से हटकर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी प्राइमरी की पार्ट पर डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल हमारी प्राइमरी की दो कॉलम्स पर मुश्तमिल है, तो किसी एक कॉलम पर वो डिपेंड कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। अभी हम जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है। डेफिनेशन में दोबारा पढ़ देता हूँ। टाइप ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी की वो किस्म in which one or more non-key attributes are functionally dependent on part of memory is called partial dependency। जिसमें दो या दो से ज्यादा, in which one or more एक या एक से ज्यादा
नन की एट्रीब्यूट्स, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है, डिपेंड कर रहे हैं इन सारा दिन किस पर, ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की के किसी हिस्से पर। ठीक है, ये किस तरह पार्ट की बात करे, क्या करे, आपको बताता हूँ। ओके, इसको मैं थोड़ी सी पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ। अब देखो ना, ये जो टेबल है इसमें प्राइमरी की दो वैल्यूज मिलकर बनेंगे, एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल। ठीक है, ये भी नॉन, नेम भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट नेम भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है, सैलरी भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है, डेट कंप्लीटेड भी नॉन की एट्रीब्यूट्स है। ये जो लाइन वाले हैं जिनके नीचे लाइन लगी है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। मेथड पार्शियल डिपेंडेंस ये है कि आपकी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है, वो किस पर डिपेंड कर रहे हो, किसी प्राइमरी की के हिस्से पर, पार्ट पर। देखो ना, अहमद है, ठीक है, अब देखो जहाँ भी अहमद होगा इस टेबल में, उसका एम्प्लॉय आईडी आपको 100 ही मिलेगा, एक नीचे अहमद है उसका भी 100 है। ठीक है, नज़ीर है, जहाँ भी नज़ीर होगा इस टेबल में तो उसका 140 होगा। आमद है उसका 110 होगा, इसी तरह आमद 110, राशिद 190, हुसैन 150। हुसैन, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एम्प्लॉय आईडी का पता हो तो आप उसका नेम हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, एम्प्लॉय आईडी 100 का नेम जो है वो क्या होगा, आमद ही होगा। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी 100 के जो डिपार्टमेंट का नेम है वो मार्केटिंग है। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी 100 की सैलरी हो गया 25 है। यानी जो जो एम्प्लॉय जिनका आईडी 100 है, उनकी नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी सेम होगी। और वो एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय आईडी 140 है, उनका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी सेम होगी। इसका मतलब ये सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और जो कस्टमर का नेम है, जो सिर्फ नेम है, वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पर। कोर्स टाइटल की बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो है वो, उस अगर हमें पता हो कि किस एडवर्टाइजिंग जो है वो किस डेट पर है, 19/6/2006 पर। ठीक है, अब नीचे एडवर्टाइजिंग है वो भी किस डेट पर है, 19/6/2007। ठीक है, अच्छा ना, ये इसने 19/6/2007, थोड़ा सा गड़बड़ है इधर। ये जो है ना इधर 2007 नहीं है, 2007 नहीं है, 2006 है। ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, 2006 है ये। अच्छा, उसके बाद देखो, एम एस एक्सेल है वो 12/8/2007। यानी आपको अगर कोर्स टाइटल का पता हो तो उससे आप डेट कंप्लीटेड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप डेट कंप्लीटेड की वैल्यू आप उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। द रिलेशन इम्प्लाई कंटेन्स कंपोजिट प्राइमरी की, यानी जो रिलेशन है वो क्या होता है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, अगर तो आपके टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की हो, क्या हो, कंपोजिट प्राइमरी की हो, तो फिर हमें उसको सेकंड नॉर्मल, दूसरा उसकी जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको हमने ख़त्म करना होता है। ठीक है, अगर आपका टेबल है उसमें कंपोजिट प्राइमरी की नहीं हो, यानी आपके टेबल जो है उसमें सिंगल कॉलम प्राइमरी की हो, तो फिर हमें पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने की जरूरत है, तो उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती। और वो टेबल जिसमें प्राइमरी की एक ही कॉलम पर मुश्तमिल हो, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी कभी नहीं हो सकती। सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी उसी ही टेबल में हो सकती है जिसमें आपका जो प्राइमरी की है वो दो कॉलम या दो से ज़्यादा कॉलम पर मुश्तमिल है। ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, ये उसने बता दिया कि जो इम्प्लाई आईडी है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, यानी डिटरमाइन करती है नेम को, डिपार्टमेंट और सैलरी को। इम्प्लाई आईडी और कोर्स टाइटल दोनों मिलकर किसको डिपेंड कर रहे हैं, डेट कंप्लीटेंट को। ठीक है, यानी अगर आपको, जो मैंने आपको कहा था ना कि इधर 2006 है, ये वो, तो वो 2007 या 2007 ही, इसका मतलब यह है कि क्योंकि उधर इम्प्लाई आईडी क्या था, ये जो ऊपर क्या है ना एडवर्टाइज, उधर इम्प्लाई आईडी था 100 और कोर्स टाइटल था एडवर्टाइजिंग। तो उससे रिलेटेड हमने कहा था कि डेट कंप्लीटिंग ये है। ठीक है, और इधर इम्प्लाई आईडी 150 है, ये इम्प्लाई और है, और इसने भी कोर्स किया एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, और इसने कंप्लीट किया 2007 में। ठीक है, ठीक है, तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ये नीचे उसने बता दी क्या क्या डिपेंडेंसी, वो कहता है अगर हमने नेम का पता
एम्प्लाई आईडी का पता तो हम नेम भी बता सकते हैं, एम्प्लाई आईडी का पता तो डिपार्टमेंट नेम हम बता सकते हैं, एम्प्लाई आईडी का पता तो हम सैलरी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेट कंप्लीटेड बतानी है तो आपको कोर्स टाइटल और एम्प्लाई आईडी दोनों का पता होगा, तभी आप बता सकते हैं कि इस दिन को आपकी जो मतलब कोर्स कंप्लीट हुआ था। यही चीज़ें उसने नीचे बताई हैं। नॉन की एट्रीब्यूट्स नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी आर फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ प्राइमरी की डाउन एम्प्लाई आईडी। यानी जो सैलरी या नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, ये डिपेंड कर रहे हैं आपकी एम्प्लाई आईडी पर। दे आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट की, यानी ये आपके मुकम्मल की पर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है। यानी मुकम्मल की पर से मुराद ये है कि ये जो कोर्स टाइटल और एम्प्लाई आईडी पर नहीं है, यानी इन दोनों कॉलम पर, एक ये वाला जो कॉलम और एक ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है ये वाले सैलरी डिपार्टमेंट और नेम। ये सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं आपकी एम्प्लाई आईडी पर। ठीक है। दे आर नॉट फंक्शन डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट, इट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। पार्शियल मीन्स सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और नेम किसी प्राइमरी की के पार्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, इस पार्ट पर एम्प्लाई आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तो प्राइमरी की क्या है, एम्प्लाई आईडी और कोर्स टाइटल, ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाते हैं। और एम्प्लाई आईडी या कोर्स टाइटल को अगर हम अलग-अलग डील करें तो उसके पार्ट्स होंगे। द पार्शियल डिपेंडेंसी इन द अबव रिलेशन क्रिएट रिडंडेंसी, जो ऊपर वाला रिलेशन है उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से आपकी क्या होती है, रिडंडेंसी क्रिएट होती है। इट रिजल्ट्स इन सर्टेन डाटाबेस अनोमलीज, इसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ सर्टेन डाटाबेस अनोमलीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। जो इंसर्शन अनामली, डिलीशन अनामली, मॉडिफिकेशन अनामली है, ये हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, इसका आपने बस इतना ही याद रखना है। ठीक है कि कितना कर लें बस, ये भी आपने इतना देख लेना। और इसकी जो आपने डेफिनेशन याद रखनी है उसमें आपने क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, उसकी एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि आप ये सारा टेबल बनाएं, कोई सा भी इतना टेबल भी बना लें, इतना भी बना लें। ठीक है। ये चाहे आप एक कॉलम सैलरी वाला इसमें ख़त्म कर दें, एक दो कॉलम ये रख लें, और आपको इसकी एग्जांपल आनी चाहिए कि ये मतलब इस तरह से आप अपनी मर्जी से भी, आपको या आपके जहन में कोई टेबल आ रहा है, किसी टेबल की एग्जांपल आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से भी वो एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, ये नहीं कि इंसर्शन अनामली, डिलीशन अनामली, मल्टीप्लिकेशन अनामली की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो आपने पहले पढ़ ली, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। अब जब आपको पता चल जाएगा ना कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, तो फिर आपने अपने टेबल से जब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर देंगे तो आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी हम इसको कल ख़त्म कर देंगे। और कल ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम कल ये कर पाएंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी को थोड़ा सा मैं थोड़ा डिवाइड करवाऊंगा और फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ेंगे। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी मैं ट्राई करूंगा कि कल तक आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म का भी लेक्चर मिल जाए। तो आज इतने काफ़ी है। ओके, टेक केयर।